everyone, welcome back to my channel again, Square Root Classes, your go-to channel to master NCERTs and to cover 6 to 12 social studies subject in depth. In today's lecture, I'm going to discuss on two important topics, that is Rowlatt Act as well as Jallianwala Bagh Massacre. It's the part of class 10th, chapter number 2, Nationalism in India, and we already discussed two topics from that particular chapter, that is the idea of Satyagraha and Champaran movement. So जो उनकी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यू मे रेफर दोज लिंक्स. आज का टॉपिक हमारा है रोलेट एक्ट. सो स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक. रोलेट एक्ट, इस एक्ट को और किन नामों से जाना जाता है? दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. सो डू रिमेंबर रोलेट एक्ट ऑल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट एज वेल एज रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट. इसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं और रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी इसको कहा जाता है. सो दीज आर द टू अनदर नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, दैट इज ब्लैक एक्ट and Revolutionary Crime Act. Now, why this act is known as Black Act? So, first you should know about its historical background. This act was passed on the basis of Rowlatt Committee. So, there was a committee named as Rowlatt Committee. So, as per the recommendation of that committee, ये जो act है ये pass हुआ and this was chaired by Sir Sidney Rowlatt. ये जो रोलेट कमेटी थी उसके जो प्रेसिडेंट थे इस कमेटी के, सो दिस कमेटी वाज प्रेसाइडेड बाय सर सिडनी रोलेट और इनके ही नाम पर ये एक्ट का नाम रखा गया. सो डू रिमेंबर दिस एक्ट वाज पास्ड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ रोलेट कमेटी व्हिच वाज चेयर्ड बाय सर सिडनी रोलेट, जिसके नाम पर ये एक्ट बना. एंड दिस एक्ट वाज पास्ड ऑन 18 मार्च 1919. ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है इन योर 10th बोर्ड एग्जाम्स. ये एक्ट बार बार पूछी जाती है इन टर्म्स ऑफ योर मैच द कॉलम, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. तो ये आपको याद होना चाहिए दैट दिस एक्ट वाज पास्ड ऑन 18 मार्च 1919 बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट मीन्स बाय ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो डू रिमेंबर दिस एक्ट. What you need to remember right from here is that this act is also known as Black Act. This also is also known as Revolutionary Crime Act. As well as this act was passed on 18th March 1919 by British Legislative Council or by British Imperial Legislative Council. See, if you are even preparing for any competitive exam, so you may found that ये जो topics हैं ये basic topics हैं of modern history and number of questions यहाँ से आते हैं in a direct manner. तो आप ये वीडियो आराम से रेफर कर सकते हैं if you are preparing for those particular exams as well. Now, why this act was passed? इसका ऑब्जेक्टिव क्यों था? Why British government by Imperial Legislative Council passed this act? So the objective was very simple because at that time British government क्या चाहती थी? They want to increase their grip on power. वो अपना पावर as much as they can उसको extend करना चाहती थी. साथ ही में जो common people थे वहां पे उन पर अपना दबदबा, अपना influence चाहती थी. So this act was passed in order to increase their influence over the common folk. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कॉमन पीपल पर और ज्यादा बढ़े, साथ ही में जो उनका पावर है उस पर उनकी ग्रिप बनी रहे. दे शुड इंक्रीज देयर ग्रिप ऑन पावर. सो दिस वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव जस्ट टू पास दिस रोलेट एक्ट. नाउ अब ये एक्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या क्या पावर्स मिलने वाले थे, वो पावर्स को और ज्यादा कंट्रोल कर रहे थे, तो उनको क्या क्या पावर्स ये एक्ट दे रहा था. एंड दीज आर द पॉइंट्स जिससे आपको ये पता चलेगा दैट व्हाई दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट. बिकॉज जितनी भी नेगेटिव कैरेक्टर्स की चीजें हैं आपको इन पॉइंट्स में समझ में आ जाएगी. फर्स्ट पॉइंट, दिस एक्ट ऑथोराइज्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनीबडी. दैट मीन्स now British government have power to arrest anyone, no matter उस person ने क्या किया है, no matter कि उसको बताया जा भी रहा है that why he is getting detained, why he get arrested, उसको कुछ भी पता हो या ना पता हो, British government have the power to arrest anybody. First thing, suspected of terrorist act, that means अगर कोई भी पर्सन किसी भी प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटीज में बिलोंग करता है, उसने किसी भी प्रकार की कुछ ऐसी चीज की है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो वो पर्सन, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है. और ऐसा नहीं है कि वो चीज वो उसने कर दी हो, इवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर अजम्पशन. अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगता भी है कि वो कुछ ऐसी चीजें कर सकता है या करने वाला है, कुछ भी है, जस्ट अ सिंपल थॉट, even on that basis British government can arrest that particular person.
It authorized government to detain person for 2 years without trial. Trial means अभी आपने आमतौर पे देखा होगा अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ता है, एफआईआर वहां पे दर्ज की जाती है, कस्टडी में लेने के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन होती है, राइट। तो ये एक प्रोसेस चलती है। बट विद द हेल्प ऑफ दिस एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास क्या पावर था कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं और उनको कस्टडी में रख सकते हैं 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल। ना उनको मजिस्ट्रेट के पास जाने की पावर है। हमारे यहाँ भी 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे में अगर किसी भी पर्सन को कस्टडी में रखते हैं, डिटेन करते हैं, पुलिस स्टेशन ही क्यों ना बिठा ले रहे हैं, 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के पास रखना पड़ता है, लाना पड़ता है अगर हमें उसकी कस्टडी एक्सटेंड करनी है। लेकिन यहाँ पर तो 2 साल के लिए उनको विदाउट ट्रायल वहां पे अरेस्ट किया गया। सो फर्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन अरेस्ट एनीबडी सस्पेक्टेड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, whether he done that act or not doesn't matter. They have the power to arrest that particular person. Second, they can detain any person without trial, without telling that particular person what's the matter. Third, police can search any place without warrant. अभी आपने देखा होगा दैट किसी के घर की तलाशी करनी है, किसी जगह को सर्च करना है, सो वी आस्क फॉर वारंट कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं कि आप हमारे यहाँ पे अपना जो सर्च इन्वेस्टिगेशन है वो करेंगे। बट विद द हेल्प ऑफ दिस एक्ट अगेन पुलिस को पावर्स मिल गई, दे आर एम्पावर्ड विद सच ह्यूज इमेंस पावर दैट दे कैन गो एनीवेयर एंड दे कैन इन्वेस्टिगेट, दे कैन सर्च एनी प्लेस। सो वो विदाउट वारंट जाते थे और दे हैव द पावर टू सर्च एनी प्लेस, वेदर इट्स समबडीज होम, it's somebody's office, doesn't matter. So they have the power. Restrictions on the freedom of press, that means अगर कोई इन सब चीजों के अगेंस्ट आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल में, मैगजीन में कुछ भी पब्लिश करते हैं तो सबसे पहले तो उसको क्या बोलेंगे कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, उसको कस्टडी में ले लिया जाएगा। तो वैसे वो वहां पे कुछ नहीं होता था बिकॉज उनको फेयर था। सेकेंड थिंग दैट वो कुछ यहाँ से फ्रीडम ऑफ प्रेस पूरा यहाँ पे क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गया, वो कुछ लिख ही नहीं सकते अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो दीज आर द सम पॉइंट्स जिसके बेसिस पर इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा गया। सो इफ क्वेश्चन अपीयर्स व्हाई दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट, आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज इट्स गिव इमेंस unrestricted powers to British government to arrest anybody on the basis of their suspicion. If somebody, they can detain any person for 2 years without trial, they can search any places without warrant, they can uplift the restrictions on freedom of press. So because of all these negative characters, this act is also known as Black Act. Now, do you think कि उस समय के लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया होगा? Obviously, उनको क्या चाहिए था, उनको अब यहाँ पे फ्रीडम चाहिए थी, दे वांट लिबर्टी, पीपल वांट लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, सो दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस एक्ट। सो दिस एक्ट वाज कॉन्डम्ड मतलब कि इसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल किया। सो दिस एक्ट वाज कॉन्डम्ड बाय इंडियन लीडर्स, जैसे कि आपके महात्मा गांधी हो गए, मदन मोहन मालवीय, देन मोहम्मद जिन्ना। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उस समय के जिन्होंने रोलेट एक्ट के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। और ऑब्वियसली नेशनलिस्ट पीपल तो वहां पे थे ही जिनके लिए ये सब चीजें जो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, तो उन्होंने भी इस एक्ट में अपना पार्टिसिपेशन किया था। देन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस रोलेट एक्ट, महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड अ नेशन वाइड हड़ताल। उन्होंने एक हड़ताल यहाँ पे ऑर्गेनाइज की महात्मा गांधी ने, कब, 6 अप्रैल 1919। तो आपको ये वाली डेट भी याद रखनी है, 6 अप्रैल 1919। ये एक्ट पास कब हुआ, 18 मार्च को, और नेशन वाइड हड़ताल महात्मा गांधी ने कब स्टार्ट करी, 6 अप्रैल 1919 को। ऑन 6 अप्रैल 1919 महात्मा गांधी स्टार्टेड अ नेशन वाइड हड़ताल that came to be known as Rolex Satyagraha because it is against the evil practices that was followed in the Rolex Act. तो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट उन्होंने एक हड़ताल स्टार्ट की, दैट केम टू बी नोन एज रोलेट सत्याग्रह। कब स्टार्ट की, यू शुड रिमेंबर द डेट, दैट इज 6 अप्रैल 1919। बट रोलेट एक्ट वाज स्प्रेडिंग अ लॉट ऑफ वायलेंस, क्योंकि इतना नेगेटिव था कैरेक्टर में कि हर जगह इधर पे है ना, पूरे इंडिया में राइट्स हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे। और जब कोई एक हड़ताल नेशन वाइड ऑर्गेनाइज की जाए और किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट नेशन वाइड हो रहा है, तो समहाउ कहीं ना कहीं वायलेंस देखने भी मिलेगा। सो रोलेट एक्ट में सबसे ज्यादा वायलेंस का इस्तेमाल हुआ। सो दिस एक्ट वाज स्प्रेडिंग अ लॉट ऑफ वायलेंस, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, महात्मा गांधी ही वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह, जहां पे नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस के बेसिस पर किसी भी प्रोटेस्ट को जीता जाता था। सो ही वाज अगेंस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वायलेंस। एंड
बिकॉज ऑफ विच ही कॉल्ड ऑफ रोलेट सत्याग्रह। तो इतना वायलेंस हो रहा था, सो महात्मा गांधी ब्रॉट द आइडिया ऑफ रोलेट सत्याग्रह। वन सच वायलेंस वॉज जलियांवाला बाग मसाक्यर। अगर मैं आपको किसी वायलेंस के बारे में बताऊं जो रोलेट एक्ट के समय हुआ था, तो काफी इंपॉर्टेंट वायलेंस एक मसाक्यर हुआ था इन पंजाब दैट केम टू बी नोन एज जलियांवाला बाग मसाक्यर। कहाँ पे हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। तो पंजाब में ह्यूज नंबर ऑफ राइट्स एंड प्रोटेस्ट वर गोइंग ऑन। बहुत ज्यादा राइट्स हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे अगेंस्ट रोलेट एक्ट। और बिकॉज ऑफ विच इतना ज्यादा वहां पे देखा जा रहा था पंजाब में ह्यूज लेवल का, कि पंजाब में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने मार्शियल लॉ इम्पोज कर दिया। ना व्हाट इज नोन एज मार्शियल लॉ? बेसिकली जहां पे आर्मी अपना रूल करना स्टार्ट कर देती है। और इस मार्शियल लॉ के में एक और गाइडलाइन होती है दैट यहाँ पे 4 लोग से ज्यादा, मोर देन 4 पीपल कैन नॉट असेंबल। वो एक जगह पर एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। जैसे आप लोग कहीं भी जाते हो, इकट्ठे हो जाते हो अपने दोस्त यारों में, लेकिन जब रोलेट एक्ट था और जब यहाँ पे पंजाब में मार्शियल लॉ लगा, तो उसका मतलब होता है नाउ इट्स बिकम अनलॉफुल। ये इलीगल है, ये लॉ के खिलाफ है कि किसी जगह पर 4 लोग से ज्यादा असेंबल हो। उस समय गवर्नर कौन थे? पंजाब के जनरल ओ डायर थे। तो वो उन्होंने ये मार्शियल लॉ इम्पोज किया पंजाब में कि अगर कहीं भी आपको 4 लोग से ज्यादा लोग दिख रहे हैं तो वो अनलॉफुल है और आप उनको अरेस्ट कर सकते हो। तो ऑन द डे ऑफ बैसाखी फेस्टिवल आया 13 अप्रैल 1919। याद कर लीजिएगा, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। इस दिन जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। डू रिमेम्बर 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में बहुत सारे नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स वहां पे इकट्ठा हुए, लोगों की क्राउड इकट्ठा हुआ वहां पे जस्ट टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी। उनका कोई मकसद नहीं था कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, बट उस समय क्या लग गया था? मार्शियल लॉ। सो जनरल ओ डायर ने यहाँ पे ऑर्डर दिया कि जितने भी लोग हैं जलियांवाला बाग में, जो कि एक पब्लिक गार्डन हुआ करता था अमृतसर का, तो वहां पर जाकर उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट वे में फायरिंग करना शुरू कर दिया। 10 मिनट तक उन्होंने फायरिंग वहां पे की, लोगों को शूट करना स्टार्ट कर दिया। 10 मिनट नॉन स्टॉप फायरिंग। ऑलमोस्ट 1650 गोलियां वहां पे एम्यूनिशंस कहलाते हैं, वो वहां के राउंड ऑफ फिनिश हो गए थे। और लगभग 1000 लोग वहां पे खत्म हो गए थे और 1500 तकरीबन लोग वहां पे घायल हो गए थे। बिकॉज 10 मिनट इनडिस्क्रिमिनेट वे में अगर फायरिंग हो रही हो, और जो एक पतला सा गेट था वहां पे एंट्रेंस का, वो भी वहां पे ओ डायर ने, जो वहां के जनरल थे, गवर्नर थे, उन्होंने वहां पे उसको ब्लॉक करवा दिया एंट्रेंस को। तो काफी इनडिस्क्रिमिनेट वे में वहां पे लोगों के साथ वायलेंस देखा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब जब ये सब चीजें हो गई तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा यहाँ पे वायलेंस हुआ कि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने उनकी हेल्प नहीं की, इंडियन लीडर्स ने भी काफी प्रोटेस्ट किया। जो मासूम लोग थे वहां पे 1000 लोग तकरीबन यहाँ पे मरे। और ओ डायर ने ये देखा ही नहीं कि वेदर दे आर प्रोटेस्टर्स और नॉट, इनडिस्क्रिमिनेट वहां पे फाइटिंग हुई। तो इस सब चीजों को चेक करने के लिए एक वहां पे कमीशन बिठाई ली गई, दैट इज हंटर कमीशन। तो ये भी आप याद रखिएगा कि हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है? हंटर कमीशन जलियांवाला बाग से रिलेटेड है। और ये कमीशन क्यों सेटअप की गई? ये कमीशन जनरल ओ डायर पर जब जलियांवाला बाग कांड हो चुका था तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये कमीशन बनी, लेकिन एज ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, सारा इन्फ्लुएंस पावर उनका था, तो किसी भी प्रकार के यहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शंस जनरल ओ डायर के खिलाफ नहीं लिए गए। सो 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला बाग मैसाक्यर। और जब ये मैसाक्यर हुआ तो गांधी जी को लगा दैट ये काफी ज्यादा वायलेंस क्रिएट कर रहा है। नाउ दिस इट्स द टाइम टू कॉल्ड ऑफ दिस रोलेट सत्याग्रह। वो एक नई स्ट्रैटेजी सोचेंगे एंड दिस इज ऑल अबाउट योर रोलेट सत्याग्रह एज वेल एज योर जलियांवाला बाग मैसाक्यर। सो प्लीज ये वीडियो फिर से रिविजिट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा एंड आई गेस अब ये दोनों जो क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स हैं वो आप पर इजीली बन जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।